हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे हमारे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का। जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे कुछ ही। तो ये 5 न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें तकरीबन सभी टाइप्स कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं सेकंड न्यूमेरिकल से स्टार्ट करता हूँ, इसको सोल्व करेंगे, फिर थर्ड, उसके बाद फर्स्ट और फिर फोर्थ पे जाएंगे। सबसे फर्स्ट थर्ड में क्या क्या रखा है, उसमें रेट दे रखा है, रेट एक्सप्रेशन, रेट वाला वो पूछ रहे व्हाट इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl2 एंड N। तो देखो, हमने तो ऑर्डर क्या पढ़ा था कि जो कंसंट्रेशन दे रखी है उनकी रेस टू दी पावर होगी, वो ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर Cl2 की पावर क्या है 1 और No की पावर 2। तो अगर ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो 1 + 2 कितना आ जाएगा हमारा 3, अगर ओवरऑल ऑर्डर कहता तो। लेकिन क्या था उसमें, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl2 एंड No। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl2। तो Cl2 की पावर कितनी है वो बताना है। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Cl2 कितना आ जाएगा हमारा फर्स्ट, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO कितना आ जाएगा हमारे पास में, NO के रिस्पेक्ट में वो आ जाएगा सेकंड, और ओवरऑल क्या आ जाएगा, इन दोनों में जब ऐड कर देंगे तो थर्ड ऑर्डर। ओके, क्लियर हो गया, इस तरीके से पता लगता है। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, खाली लिख दिया, अब विद रिस्पेक्ट टू की बात नहीं की उसने, तो इसका मतलब ओवरऑल ऑर्डर बताना है। तो जो पावर दे रखी है उसको ऐड कर दो, 1/2 + 3/2, एलसीएम ले लिया 2, 1 + 3 यहाँ आ गया 4/2, और 2 से डिवाइड करेंगे 2, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया रिएक्शन का, सेकंड आ गया। तो बहुत सिंपल थे ये दो तो न्यूमेरिकल। अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऐसे भी आ सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन थोड़े से टिपिकल न्यूमेरिकल देखें। फर्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, क्या कह रहा है वो, फॉर ए रिएक्शन A give rise to B, the rate of reaction become 27 times when concentration of A is increased 3 times। जब A की concentration कितनी इंक्रीज कर रही है, 3 टाइम इंक्रीज कर रही है। What is order of reaction? अब रिएक्शन का ऑर्डर पूछ लिया, तो इसने रेट एक्सप्रेशन नहीं दे रखा है, तो भाई मैं अपने पास से लिख लूंगा, मेरा रेट क्या है R = K × A की पावर X, बस इतना ही लिखना है। मैंने पता नहीं फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कुछ गिवन नहीं है, इसलिए मैंने X मान लिया। अब क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 27 टाइम, रिएक्शन मेरी कितनी होगी 27 टाइम होगी, तो 27R की इक्वल होगी। कब हुई, जब A की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती 3 टाइम। इसका मतलब मैंने लिख दिया A की कंसंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज करती, तो वो 3 होगी, ऐसे लिख सकता हूं। और इसी इक्वेशन को मैं ये भी लिख सकता हूं कि 27R = K, 3 की पावर X इंटू में A की पावर X, ये भी लिखी जा सकती है, क्योंकि बेस सेम है, मतलब पावर सेम है, तो इसको अलग अलग कर मल्टीपल में लिख सकते हैं इस तरीके से। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा। ऊपर ये इक्वेशन लिखी मैंने, 27R = K इंटू 3 की पावर X इंटू में A की पावर X, डिवाइडेड बाई R = K इंटू में A की पावर X। R से R कैंसल आउट हो गया, K से K, A की पावर X से A की पावर X, क्या आया मेरे पास 27 = 3 की पावर X। 27 क्या होता है, 3 की पावर 3 के इक्वल होता है, = 3 की पावर X। अगर बेस सेम है तो पावर भी 3 होगी, पावर भी इक्वल होगी, X की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। X मेरा क्या था, ऑर्डर था रिएक्शन का, इसलिए कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन। समझ में आ गया कैसे पता लगा मैंने। इसी क्वेश्चन में वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता है। वो क्या कह सकता है, इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अगर चेंज कर दे, मान लो वो कह दे 27 टाइम इंक्रीज की बात ना करे, वो कहते एक रिएक्शन है जो A गिव राइज टू B है, और वो कह रहे हैं मैंने उसका वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया, व्हाट इज द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन उसने बता दी फर्स्ट या सेकंड ऑर्डर की। मान लिया उसने बता दिया सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है या थर्ड ऑर्डर की है, मैंने लिख लिया R = K × A की पावर 3, और ये कह दिया उसका वॉल्यूम हाफ रिड्यूस कर दिया। वॉल्यूम कितना कर दिया, हाफ रिड्यूस कर दिया। हाफ रिड्यूस का मतलब क्या हो रहा है उसका, मान लिया फॉर एग्जांपल अगर मेरा वॉल्यूम इतना था, हाफ रिड्यूस करने का मतलब क्या है, वही वॉल्यूम उसमें से जो सॉल्वेंट था वो निकाल कर उसका आधा कर दिया, इतना छोड़। भाई पहले सोल्यूट इतने वॉल्यूम में था, अब वो रिड्यूस कर दिया, सोल्यूट इतने वॉल्यूम में रहेगा, तो कंसंट्रेशन तो बढ़ गई ना मेरी। कंसंट्रेशन क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर होती है,
तो वॉल्यूम अगर उसने रिड्यूस किया है तो कंसंट्रेशन 2 टाइम बढ़ गई। वॉल्यूम उसने 3 टाइम रिड्यूस किया है तो कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ गई। तो वो अगर हाफ रिड्यूस करने की बात कर रहा था तो कंसंट्रेशन मेरी क्या होगी, 2 टाइम इंक्रीज होगी। तो न्यू रेट मेरी क्या आई, आर डैश के इंटू में 2a की पावर 3, क्योंकि रिड्यूस किया था उसने। और इसमें अगर मैं सोल्व करूं तो मेरी आर डैश क्या आ जाएगी, यहाँ पे आर डैश आ जाएगी के इंटू 2 की पावर 3 इंटू में a की पावर 3। इन दोनों को डिवाइड कर दो। आर डैश इज इक्वल टू 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 के इंटू a की पावर 3 डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू के इंटू a की पावर 3। इससे ये कैंसिल आउट, के से के कैंसिल आउट, r डैश किसके इक्वल हो गया, 8r के इक्वल। मींस पहले वाली रेट से कितनी ज्यादा होगी, 8 टाइम इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इस टाइप से भी आ सकता है वॉल्यूम रिड्यूस करने से भी। अगर वो कह रहा था वॉल्यूम ट्वाइस कर दिया, इससे वॉल्यूम इतना कर देता, वो बढ़ा दिया, ट्वाइस कर दिया, तो कंसंट्रेशन ऑफ हो जाती है, कंसंट्रेशन a/2 हो जाती है। क्या हो जाती, a/2। 2a की बजाय क्या लिखनी पड़ती, a/2, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया तो पर यूनिट एरिया के अंदर जो सोल्यूट था वो कम हो गया, इसलिए कंसंट्रेशन रिड्यूस हो गया। क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो दे रखा है, जो कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर एक्सप्लेन। अब अगर इस क्वेश्चन के अंदर देखें हम एवरेज वाले में, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ये एक रिएक्शन दे रखी है उसने, क्या है, इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज 2.33 मोल लीटर इनवर्स एंड आफ्टर 184 मिनट इट इज रिड्यूस्ड टू 2.08 मोल लीटर इनवर्स। पूछ रहा है कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ सेकंड। टाइम मिनट में है और आंसर सेकंड में पूछ लिया, कोई बात नहीं हुई। जो रेट एक्सप्रेशन है सबसे पहले उसका एवरेज का लिखो। एवरेज रेट का एक्सप्रेशन क्या आएगा उसका, मान लिया मैंने एवरेज रेट के लिए लिखा है। एवरेज रेट किसकी इक्वल होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रिएक्टेंट की थी तो माइनस के 1/2 डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी की इक्वल होगी। और किसके इक्वल हो सकती है, इससे भी कंपेयर कर सकते हैं। प्रोडक्ट था तो साइन पॉजिटिव, लेकिन स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन में 1/4 डेल्टा ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और किसके इक्वल हो सकती है, O2 की भी कंपेयर कर सकते हैं, डेल्टा ऑफ O2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। किसी से भी कंपेयर कर लो, रिएक्टेंट से भी या प्रोडक्ट से भी, तो इक्वल हो गया। अभी तो पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। अब उसके बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाली है, लेकिन किसकी टर्म में दे रखी है उसने कंसंट्रेशन चेंज, N2O5 की टर्म में। मींस उसने गिवन है डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये गिवन है। इसमें क्या गिवन है, डेल्टा N2O5 क्या होगा, मैथमेटिक्स में पढ़ा था, डेल्टा एक्स क्या होता है, x2 माइनस x1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर फाइनल कितना है 2.08, ये है ना फाइनल, माइनस इनिशियल कितना है 2.33 डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम कितना है आफ्टर 184 मिनट, तो फाइनल तो 184, इनिशियल 0, ये मिनट्स के अंदर यहाँ पे टाइम। तो साइन किसका आएगा, साइन हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट के बारे में दे रखा है, प्रोडक्ट के में होता तो पॉजिटिव लिखते। अब यहां से इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बचेगा, ये 25 बचेगा, 0.25 अंदर माइनस और बाहर माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 184, ये मिनट्स में बचा। इसमें सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 तो मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू किसकी आएगी मेरी, डेल्टा ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी की वैल्यू निकलेगी। अब मैं निकालनी थी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो जस्ट N2O5 के लिए आया है यहाँ पे, तो एवरेज रेट में मैं इससे कंपेयर कर सकता हूँ, नहीं गिवन है तो मैं इसको फॉर्मूले को कंपेयर कर लूंगा। क्या कर दूंगा, एवरेज रेट मेरी किसकी इक्वल थी भाई, माइनस के 1/2 इंटू में डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। भाई माइनस ये जो वैल्यू आई है मेरी, ये किसकी आई है, माइनस वाले की आई है ना, तभी तो प्लस किया था मैंने। तो ये साइन यहाँ पे माइनस, पूरी वैल्यू इसकी मैं पुट कर दूं यहाँ, मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 एज इट इज मल्टीप्लाई माइनस N2O5 बाई डेल्टा टी की वैल्यू कितनी 0.25 डिवाइडेड बाई 184 मल्टीप्लाइड बाई 60, इससे डिवाइड कर दो, इसमें सोल्व कर लेंगे, वो मेरी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन
क्लियर होगी ये चीज। अब वो पूछ रहा है मेरे से रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2O5 ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, कि N2O5 कितना प्रोड्यूस हुआ है, NO2 उसका प्रोडक्शन पूछ रहा है इस टाइम पीरियड के अंदर। कोई बात नहीं भाई, NO2 का प्रोडक्शन पूछ रहा है, इसका मतलब मैंने क्या निकालना है, मैंने निकाल कर बताना है डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। कैसे निकाल सकता हूँ, कंपैरिजन कर लूंगा भाई, NO2 5 दे रखे हैं, इन दोनों भी तो कंपेयर कर सकता हूँ आपस में, इसके साथ भी तो कंपेयर कर सकता हूँ, वो मेरी चॉइस है, इन दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ। मेरे पास है 1/2 माइनस डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। मैंने निकालना डेल्टा NO2 बाई डेल्टा T है, ये वाली क्वांटिटी निकालनी है भाई। इसको मैं इस साइड ले आऊंगा तो ये यहीं पर कट कर लो, 2 हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा 2 इंटू में इसकी कंसंट्रेशन, भाई कितनी थी कंसंट्रेशन इसकी 0.25 डिवाइडेड बाई 184 इंटू 60 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। भाई सोल्व करती हो इसको, आंसर निकला होगा। ठीक है, तो इस टाइप का भी न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जा सकता है, हमारा एनसीईआरटी में सोल्व भी है ये न्यूमेरिकल। देखो, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे हम, वो यहाँ पे दे रखे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है भाई कि एक टेबल ड्रॉन कर रखी है और उस टेबल से हमने रिएक्शन का जो ऑर्डर था वो फाइंड आउट करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता भी है ज्यादातर टाइम्स। अब इस टाइप का जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसमें रिएक्शन दे दी है +2b गिव राइज टू 2c + d और पूछ रहे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट आए उसके। कोई बात नहीं भाई, हर एक स्टेप के लिए रेट लिखो। नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो मेरी रेट किसके इक्वल होती है, k इंटू में a की पावर x और b की पावर y। दो रिएक्टेंट थे ना a और b, तो मैंने a की पावर x b की पावर y, ये नहीं लिखा ना a की पावर 1 और b की पावर 2, वो तो लॉ ऑफ मास एक्शन हो जाएगा, वो तो गलत रिजल्ट देगा। रेट ला एग्जैक्ट था, फिर a की पावर x b की पावर y मेरे को पता नहीं, क्योंकि x और y पता लग गया तो मैं तो ऑर्डर बता ही नहीं दूंगा फिर, तो इसलिए a की पावर x और b की पावर y। अब 4 एक्सपेरिमेंट हैं, सबसे चारों के लिए रिएक्शन लिख लो। फर्स्ट की रेट 0.096 इज इक्वल टू k इंटू a की पावर 0.30 की पावर x, b की पावर 0.30 की पावर y, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड के लिए लिखो 0.384 इज इक्वल टू k इंटू 0.60 की पावर x, 0.30 की पावर y, सेकंड इक्वेशन। यही है ना a और b, और ये उसकी रेट लिख ली। थर्ड के लिए उसकी रेट 0.192 इज इक्वल टू k इंटू a कितना है 0.30 उसकी पावर x और 0.60 उसकी पावर y, थर्ड पार्ट। नेक्स्ट कितनी है रेट 0.768 इज इक्वल टू k इंटू a की पावर 0.60 की पावर x और 0.60 की पावर y, और ये आ गया बेटा 4। सबसे पहला काम लिख लो चाहो, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने टेबल से कोई दो ऐसे सेलेक्ट कर लो जिसमें एक की कंसंट्रेशन सेम और दूसरे की चेंज होती है। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर रहा हूं, यानी क्या मैंने कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। भाई फर्स्ट और सेकंड में b की सेम है, a की चेंज हो रही है, तो मैं क्या करूंगा सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाई फर्स्ट। भाई सेकंड एक्सप्रेशन क्या था मेरे पास 0.384 इज इक्वल टू k इंटू 0.60 की पावर x और 0.30 की पावर y, और एक एक्सप्रेशन था 0.096 इज इक्वल टू k इंटू 0.30 की पावर x, 0.30 की पावर y, कर दे इसको डिवाइड बाई k से k कट जाएगा, की पावर y से y कट जाएगा, 3 के बाद डेसिमल इसमें, 3 के बाद इसमें रिमूव हो गया, 4 पे चला जाएगा ये डायरेक्ट, कितने पे गया 4 पे।
इज इक्वल टू 0.16 लिख सकते हैं हम 2 इंटू 0.30 उसकी पावर x इंटू में 0.30 की पावर x लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू में 0.30 की पावर x इंटू में 0.30 की पावर x मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कैंसल आउट हो गया। 4 इज इक्वल टू ए 2 की पावर x 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x बेस सेम है तो पावर भी इक्वल x किसके इक्वल आ गया x आ गया 2 के इक्वल। क्लियर हो गया ये x की निकल गई। ऐसे ही मैं y की वैल्यू निकालूंगा। अब की बार मैंने क्या किया सेकंड में फर्स्ट ये कंपेयर करके निकाल लिया। अब मैं सेकंड में क्या लूंगा कंपैरिजन में b की सेम लेकर चला था मैं। अब की बार मैं a की सेम लूंगा जिन मोड b की चेंज होती है तो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर सकता हूं मैं। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अगेन क्या करना है फर्स्ट और थर्ड किया ना तो थर्ड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। थर्ड को किससे डिवाइड कर देंगे फर्स्ट से। थर्ड इक्वेशन के अंदर क्या दे रखा है 0.192 इज इक्वल टू k इंटू 0.30 की पावर x इंटू 0.60 की पावर y। और फर्स्ट में क्या दे रखा है 0.096 इज इक्वल टू k इंटू 0.30 की पावर x और 0.30 की पावर y डिवाइड कर दिए। हाँ भाई k से k x से x 3 0 से 3 0 ये कट 192 है ना यहाँ पे। ये 9 से कितने में जाएगा 2 पे चला जाएगा डायरेक्ट 2 पे गया इज इक्वल टू यहाँ क्या बच गया 0.60 बच गया। उसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.30 उसकी पावर y इंटू में 0.30 की पावर y लिख सकते हैं ना इसको वैसे। अब इसमें और ज्यादा ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर y इंटू में 0.30 की पावर y अपॉन में 0.30 की पावर y से y कैंसल आउट क्या बच गया 2 इज इक्वल टू ए 2 की पावर y बेस सेम पावर इक्वल तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। x और y की वैल्यू तो निकालनी थी वो निकले रख दो एक्सप्रेशन में। क्या था हमारे पास रेट का एक्सप्रेशन रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर x और b की पावर y। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया 2 + 1 थर्ड ऑर्डर। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आया 2। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b कितना आया 1। अब इसमें से पूछ रहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट k निकला होगी भाई k की वैल्यू। यहाँ पे किसी भी एक्सप्रेशन में x और y की वैल्यू रखी हो वहां से k की वैल्यू निकला होगी किसी भी एक्सप्रेशन में लिख सकते हो। तो भाई इस टाइप से जो न्यूमेरिकल थे वो हम सोल्व कर लेंगे किसी भी रिएक्शन के लिए। ठीक है यहाँ पे भाई 2 टर्म्स और रहेगी इसी में कवर कर लेते हैं साथ साथ उसको। एक टर्म आई मोलिकुलरिटी एक आई यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और एक आई हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो देखो सबसे फर्स्ट जो मैं टर्म की बात कर रहा हूं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो मोलिकुलरिटी क्या होती है भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ एटम हो या फिर आयन हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो नंबर ऑफ एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स कोलाइड सिमुल्टेनियसली एक साथ जब कोलिजन करेंगे तो वो रिएक्शन की क्या आ जाएगी मोलिकुलरिटी। नंबर ऑफ एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स कोलाइड सिमुल्टेनियसली इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है और मोलिकुलरिटी थी ना भाई 3 तक मैक्सिमम हो सकती है 3 तक क्या हो सकती है मैक्सिमम 3 से ज्यादा मोलिकुलरिटी पॉसिबल नहीं है। क्यों देखो 2 मॉलिक्यूल्स हैं आपस में इफेक्टिवली कोलाइड कर लेंगे एक दूसरे से। 3 है जब 3 आए कॉन्टेक्ट में तो उनका इफेक्टिवली कोलिजन हो रहा है आपस में। लेकिन जब 4 मॉलिक्यूल आए या उससे ज्यादा होंगे तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाएगा। कोई भी एक मॉलिक्यूल है जैसे ये है इन 2 से तो कोलाइड कर रहा है डायरेक्टली इससे नहीं कर रहा। जबकि डेफिनेशन में क्या है नंबर ऑफ एटम आयन मॉलिक्यूल्स कोलाइड सिमुल्टेनियसली एक साथ सभी का कोलिजन है।
तो भाई एक तो बच रहा है हर एक के लिए, इसलिए ज्यादा नहीं है, 3 तक ही मैक्सिमम कोलिजन पॉसिबल है, इसलिए मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, मैक्सिमम 3। कई बार ये भी आ जाता है वाई ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल ग्रेटर देन 3, तो उसका रीजन भी सेम है कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कोलाइड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आई एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, और एक आई हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो भाई यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कौन सी होती है, यूनि का मतलब एक, जो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है वो क्या होती है, जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो, वो हमारी क्या होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। रिएक्शन दैट टेक प्लेस मोर देन 2 स्टेप आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो भाई मोलिकुलरिटी पढ़ ली, यूनिमोलिकुलर, कॉम्प्लेक्स। अब हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर। तो देखो भाई, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में क्या डिफरेंस है, ऑर्डर 0 पॉसिबल है, लेकिन मोलिकुलरिटी 0 नहीं है। क्यों, क्योंकि मोलिक्यूल तो कोलाइड करेंगे रिएक्शन में। दूसरा क्या है, ऑर्डर रिएक्शन का फ्रैक्शन में आ सकता है, 1/2, 3/4 आ सकता है, लेकिन मोलिकुलरिटी फ्रैक्शन में नहीं होगी, हमेशा होल नंबर होगी। ठीक है ना, मोलिकुलरिटी जो थी वो किसी भी रिएक्शन की हो सकती है, मोलिकुलरिटी क्या थी, किसी भी रिएक्शन की पॉसिबल हो सके, लेकिन ऑर्डर जो था वो रिएक्शंस का जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ स्लो स्टेप का फाइंड आउट कर सके। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है हमारे पास में, स्लो स्टेप की बात आई तो ध्यान में आया क्वेश्चन। मान लिया एक रिएक्शन है जो एक से ज्यादा स्टेप में टेक प्लेस कर रही है। मान लिया एक रिएक्शन थी, उसने मेरे को दे दिया कि A + B गिव राइज टू प्रोडक्ट। इस रिएक्शन ने एक से ज्यादा स्टेप में पूरी हो रही थी, इस स्टेप में नहीं हो रही थी, या कैसे हो रही थी, पहले A + Q कंबाइंड हो गए, इन्होंने फॉर्मेशन की R, फिर हमारे पास जो R आया प्लस S कंबाइंड हो गए, उसने बनाया Y, फिर जो मेरे पास में Y आया वो दोबारा Q से कंबाइंड होया और फिर उसने बनाया P। तो भाई A + B था, उससे P के अंदर जाना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास है Y + B लिखो है, तो A और B आपस में रिएक्ट कर करके लास्ट में P प्रोडक्ट जो चाहिए था वहां तक पहुंच गए। उसने कहा कि रिएक्शन का यो जो स्टेप है यो है स्लो, यो रिएक्शन का फास्ट स्टेप है, यो भी रिएक्शन का फास्ट है। तो भाई एक चीज ध्यान रखनी, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा किस पे डिपेंड करेगी, स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन, स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगी। कैसे करेगी, एक एग्जांपल लिया हमने ले रेस का। मान लिया हमारे ग्रुप बना रखे हैं 4 स्टूडेंट, उन चारों में से 3 ग्रुप हैं, हर एक ग्रुप में एक रनर स्लो बाकी फास्ट। कौन सा ग्रुप जीतेगा, जिस ग्रुप का स्लो रनर अपनी डिस्टेंस में जल्दी कवर कर देगा वो ग्रुप जीत जाएगा। उससे आगे पीछे वाले कितने फास्ट भागने वाले हो, लेकिन वो स्लो रनर ने पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम ला दिया, तो क्या कर लेगा वो ग्रुप। तो इसलिए किस पे डिपेंड कर गया सारा, उस स्लो के ऊपर डिपेंड कर गया ना, वही रिएक्शन का है। चाहे और स्टेप कितने ही फास्ट हो, लेकिन जो स्लो स्टेप है वो स्लो स्टेप कितने टाइम में पूरा हो रहा है उसके ऊपर डिसाइड होगा कि रिएक्शन कितने टाइम में पूरी हो रही है। मान लिया उस स्लो स्टेप में पूरे होने में 1 साल नहीं लिया, उससे ऊपर आगे या पीछे वाले स्टेप चाहे 1-1 सेकेंड में पूरे होते हैं, लेकिन रिएक्शन का टोटल टाइम तो बढ़ गया ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट का स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, स्लो स्टेप पे। और कोई भी रिएक्शन चाहे वो 2 स्टेप हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, उनमें सिर्फ एक स्लो स्टेप पाओगा, बाकी फास्ट पाओगे। एक क्या मिलेगा, स्लो स्टेप, और बाकी क्या मिलेंगे, फास्ट। तो यहाँ पर अगर वो कह दे इस तरह से एक्सप्रेशन लिख दे और लिख दे व्हाट इज राइट द रेट ला एक्सप्रेशन फॉर दिस। अब रेट ला एक्सप्रेशन लिखना है, तो भाई मैंने रेट ला एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली बताया था, लेकिन ये भी बताया था कि रेट ला किस पे डिपेंड करेगा, स्लो स्टेप पे, और स्लो स्टेप से डायरेक्टली रेट ला लिख सकते हैं। इनसे नहीं लिखा जाएगा, इसकी रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, या रिएक्शन जो सबसे स्लो स्टेप, ये स्लो इस पे डिपेंड करेगी। तो रेट ला क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए का मल्टीपल क्या है 1 और क्यू का मल्टीपल भी क्या है 1। ये इसका रेट ला क्या आ गया, इसका ये रेट ला आ गया हमारे पास में। और रेट ला किससे लिख सकते हैं हम, या तो एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं जैसे हमने यहाँ निकाला था, या फिर जो रिएक्शन का मैकेनिज्म दे रखे उसके स्टेप्स दे रखे उनमें से जो सबसे स्लो स्टेप है
उससे हम रेट लॉ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू आज की क्लास में।